हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सारणिक। और चलिए बेसिक इसका देख लेते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स होता क्या है। इसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब ये जो सारणिक होता है एक वर्ग आव्यूह होता है। इसे डिटरमिनर से या फिर मॉड ऑफ ए या फिर डेल से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। अगर मैं इसका प्रसार करूं, अगर ये 3 × 3 क्रम का डिटरमाइनर्स है और इसका अगर मैं प्रसार करूं तो प्रसार कैसे होगा, AIJ इक्वल टू A11 और फिर इसको बंद करेंगे दोस्तों ऐसा करके, इसके सामने वाले को बंद करेंगे और इसके सीधे वाले को, तो ये क्या हो जाएगा A22 A23 और A32 A33। उसके बाद देखो दोस्तों, अगर ये 11 है, विषम है, मतलब 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, तो इसका जो साइन होगा ये क्या हो जाएगा, प्लस में। और उसके बाद A12 का साइन -A12 लिखेंगे, माइनस में होगा, और यहाँ पर कुछ लिखेंगे। इसको ऐसे बंद करेंगे, ये वाले को ऐसे सीधा वाला और ये वाला को बंद करेंगे, तो क्या दिख रहा है, A21 A21 और ये A23 दिख रहा है, और ऐसी A31 और A33। फिर क्या आ जाएगा, A13 में चलेंगे तो ये प्लस माइनस और ये प्लस A13 में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा लिखेंगे तो ये बनेगा। इसको ऐसे बंद कर दूंगा यहाँ से ऐसा के, तो ये क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, और ये A22 और यहाँ पर A31 और A32। जब इसका मैं प्रसार करूंगा दोस्तों तो ये AIJ इक्वल टू A11 होगा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में ऋण चिन्ह का साइन लगेगा, तो ये A22 इंटू में A33 माइनस में A32 इंटू में A23 हो जाएगा, और माइनस A12 रखेंगे यहाँ पर भी ऐसी। A21 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, A33 के साथ, फिर माइनस का साइन लगेगा, और A31 इंटू A23। ऐसी सेम टू सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। A13 का वैल्यू निकालूंगा, A13 तो ये भी इसका हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस में A31 इंटू A22। इस प्रकार से 3 × 3 क्रम का जो डिटरमाइनर्स होता है उसका प्रसार ऐसा होता है। फिर आगे चलते हैं उप सारणिक में। उप सारणिक मतलब इसको मीनार बोलते हैं। किसी अवयव का उप सारणिक उस अवयव की सीध या पंक्ति व स्तंभ को छोड़ने पर आता है। इसमें स्थानीय चिन्ह का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे मैं यहाँ पर कोई डिटरमाइनर्स लिख देता हूँ, जैसे मैं AIJ इक्वल टू ऐसा लिख दिया, A11 A12 A21 और ये A22। अगर मैं इसका उप सारणिक निकालूंगा, MIJ निकालूंगा, तो ये A11 वाले को छोड़कर, इतने को छोड़कर इसके सीधा वाले को बोला ना, ये किसी सीध में पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा जाता है, जो आता है उसको लिखा जाता है ये A22। और इसमें मैं बताया दोस्तों, इसमें चिन्ह का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं रहेगा। तो उप सारणिक को MIJ से दर्शाते हैं, और इसे जो भी इसके सीध में आता है या स्तंभ और पंक्ति को छोड़कर ही आता है। उसका देखते हैं सखंडज। सखंडज में क्या होता है, एक अवयव AIJ का सखंडज जिसे IJ से निरूपित करते हैं, इसमें स्थानीय चिन्ह का मान रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई डेल्टा का वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 2 1 1 2 1 या 2 लिख सकते हैं, 2 3 1 ऐसा दिया है, और मुझे इसका सखंडज निकालना है। मतलब इसका अगर मैं कोफैक्टर निकालूं तो ये कितना निकलेगा, अगर ये जैसे ये A11 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर C11 निकालूं तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 + 1, और यहाँ पर इसको बंद कर दूंगा और ये क्या लिखूंगा, 2 2 3 और 1। इस प्रकार से दोस्तों ऐसा करके बंद करेंगे इसको, और जो दिख रहा है 2 2 3 1 को लिखेंगे और इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये C11 कैसे निकलेगा, इसका प्लस साइन आएगा, और ये 2 - 6, तो ये C11 कितना निकल गया, -4 निकल गया। इस प्रकार से इसका कोफैक्टर निकालते हैं। ऐसे अगर मैं C12 में चलूँगा
तो C12 में क्या करूँगा, -1 की पावर 1 + 2 करूँगा, और यहाँ पर C12 में इस प्रकार से बंद करेंगे इसको भी, तो ये 1 2 और 2 1 दिख रहा है, इसको लिखेंगे 1 2 2 और 1, और इसको हल करेंगे C12 को, तो ये माइनस का साइन आएगा और ये 1 - 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस का साइन लगाकर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 4, तो C12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस और -3 करेंगे तो +3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्रम रहता है इस प्रकार के क्रम में रहता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जैसे मैं A32 निकालता हूँ और उसी का सहखंड निकालते हैं यानी कोफैक्टर C33 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर डिटरमाइनर्स में क्या लिखूँगा, यहाँ पर देखिए बंद करूँगा, इसी 33 में आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला सीधा में और ये वाला सीधा को छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 1 और 2 आ जाएगा, और इसको जब निकालेंगे C33 का वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर 2 तिया 6 और -2 कम 2, यानी कि C33 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे ही आप लोग को फैक्टर में C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 निकाल सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों, सारणी के गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान हमेशा शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर डेल्टा इक्वल टू ऐसा दे दिया है 0 0 0 और ये 1 2 3 ABC, तो इस डेल्टा का जो मान होगा, मतलब ये सारणिक का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। मतलब यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति, जैसे ये पंक्ति R1 का मान 0 0 है, तो सभी अवयव अगर 0 है तो सारणी का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं, यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभ का पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए या परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर डेल्टा का मान ABC EDF और GHI है, और अगर इसके मान को मैं परिवर्तित कर दूं, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूं, पंक्ति को स्तंभ में, जैसे ये ABC और EDF और GHI, तो इससे डेल्टा के मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तीसरा नंबर का नियम है, यदि सारणी का किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा इक्वल टू अगर यहाँ पर ABC 2 3 4 और 6 2 और 3 दिया है, तब इस डेल्टा का मान क्या होगा, अगर मैं इसको एक बार बदलूंगा, जैसे मैं C1 को C2 में और C2 को C1 में बदलूंगा, तो ये मान परिवर्तित हो जाएगा, माइनस हो जाएगा C1 को C2 में। तो C1 क्या है, B3 2 और C1 क्या है, A2 6 और C4 3। तो अगर एक बार परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर C1 रिप्लेसमेंट C2, तो इसमें एक बार बदलेंगे तो एक बार चिन्ह परिवर्तन होगा, 2 बार बदलेंगे तो 2 बार चिन्ह परिवर्तन होगा। चौथा नियम बोल रहा है, यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या स्तंभ सर्वसम है, सर्वसम मतलब क्या होता है, एक समान हो, तो उस सारणिक का मान हमेशा शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डेल्टा इक्वल टू 3 2 1 और 1 2 3 और 3 2 1 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर C1 और C3 क्या है, एक समान है, इसलिए इस डेल्टा का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये डायरेक्ट आप लोग को ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में चलते हैं, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे डिटरमाइनर दे दिया है, यहाँ पर KA KB और KC दिया है और DEF GHI दिया है, तो इसको अगर मैं लिखूँगा
तो ये के को बाहर कर देंगे और या तो स्तंभ के साथ या पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में चलते हैं। यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, डिटरमाइनस डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस अल्फ़ा दिया है, b प्लस आर दिया है और c प्लस गामा दिया है और यहाँ पर l m n और यहाँ पर p q r दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू a l p b m q और c n r प्लस लिखेंगे दोस्तों, इसी को लिखेंगे अल्फा आर गामा और यहाँ पर एल एम एन पी क्यू आर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने सारणी के गुणधर्म को अच्छे से एग्जाम्पल सहित बता दिया है। अब आगे का रूल्स में चलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 होता है और डिटरमाइनस में x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1। अगर यहीं पर त्रिभुज का क्षेत्र समरेख है बोलेगा तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर प्रश्न में समरेख है बोलेगा, समरेख है, तब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा नंबर पे चलते हैं। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण डिटरमाइनर्स में क्या लिख सकते हैं, x1 y1 z1 1 होगा और x2 y2 1। ये किसके बराबर होगा, ये 0 के इक्वल होगा। तब आप लोग दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण बना सकते हैं। या फिर ये होता है ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये वाला फार्मूला का भी यूज करके आप लोग सरल रेखा का समीकरण बना सकते हैं। यदि a कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह है, n क्रम का मतलब 2 कोटि 2 का, 3 कोटि 3 का ऐसा रहेगा, तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आई हो जाएगा। आगे के रूल्स में चलता है दोस्तों। क्रेमर का नियम, क्रेमर के नियम में रैखिक समीकरण का हल का पहला रूल्स है, यदि डेल इक्वल टू 0 हो तो यह एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल, या इसी को सुसंगत बोल सकते हैं, सुसंगत हल होगा। दूसरा रूल्स याद रखना दोस्तों, यदि डेल्टा इक्वल टू 0 है तथा यहाँ पर डेल x और डेल y का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा रूल्स में चलते हैं। अगर डेल्टा इक्वल टू डेल x इक्वल टू डेल y इक्वल टू डेल z हो तो यह क्या होगा, यह अनंत अनेक हल होगा, अनंत अनेक हल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। क्रेमर का नियम अगर इस प्रकार से दिया हो, डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू नॉट 0, यह समीकरण रूप में ऐसा दिया हो तो क्रेमर का नियम में x y z का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर x का मान निकल जाएगा डेल x बटा में डेल्टा, ऐसी y का मान निकालेंगे तो डेल y बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा, और इसी प्रकार से z का मान निकालेंगे तो डेल z बटा में डेल्टा।
अब यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान क्या निकलेगा, तो डेल्टा एक्स का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, ऐसा डिटरमाइनस करूँगा और सबसे पहले इसमें ए वाले को छोड़ देना, a1 x वाले एक्स का मान निकाल रहे हैं इसको छोड़ देना और d1 को पहले लिखना, d1 d2 d3 ऐसे ही इसको छोड़ दिया रहती है, क्या हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसी अगर मैं डेल x डेल y का मान निकालूँ तो ये जैसे d1 पहले नंबर में आया था, x है पहले में आता है ना, अब ये y वाले में जाएगा तो यहाँ पर दूसरा में चला जाएगा, d1 d2 d3 और इधर इसको छोड़कर b को छोड़कर क्या लिखेंगे a1 a2 a3 और c1 c2 c3। ऐसी सेम टू सेम यहाँ पर डेल जेड का मान निकालेंगे तो ये d1 पहले में आ गया, d2 दूसरे में आ गया, अब d3 तीसरे में आएगा, d3 d2 d3 ये 1 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी वाले को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a1 b1 a1 b1 a2 b2 a3 b3। इस प्रकार से आप लोग क्रेमर नियम से XYZ का मान निकाल सकते हो। उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, सारणिक का अवकलन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इसको मैं या तो ऐसा भी लिख सकता हूँ या डिफरेंशिएशन डेल एक्स, और इसको लिखूँगा तो क्या लिखूँगा प्लस करके यहाँ पर इसको लिखेंगे a1 का डैश x और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a2 x, ऐसी a3 डैश x और ये a4 x और प्लस लगा के सेम टू सेम जैसे इसमें a1 को किया था ऐसे अब इसको करेंगे a2 को, तो ये a1 x और ये a2 का डैश x हो जाएगा और ऐसे डिटरमाइनस ये डैश में रहेगा, डैश मतलब क्या होगा इसका अवकलन हो रहा है। ऐसे यहाँ पर a3 x रहेगा और ये a4 का एक बार अवकलन। ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, सारणिक का समाकलन कैसे होगा। जैसे डेल एक्स इक्वल टू दे दिया a11 a12 a13 a21 से 22 से 23 a31 से 32 से 33, तो इंटीग्रेशन ऑफ a11 x हो जाएगा, ऐसी इंटीग्रेशन a12 x हो जाएगा और इंटीग्रेशन a13 x और सब में dx लगेगा। याद रखना दोस्तों, कभी भी डिटरमाइनस का इंटीग्रेशन होता है तो केवल पंक्ति का पहले रो का इंटीग्रेशन होता है, बाकी सब सेम टू सेम रहता है। तो ये 21x हो जाएगा, ये a22x a23x और यहाँ पर चिन्ह रहेगा और ये 31x a32x और ये 33x। तो दोस्तों मैंने डिटरमाइनर चैप्टर का जितने भी सारणिक चैप्टर से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सभी को बता दिया है। तो आगे चलते हैं इनके MCQ पर।